आइए, बहुत कुछ समझा, अब थोड़ी सी बात लिखिए, कंसोलिडेशन क्या होता है, व्हाट इज कंसोलिडेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पता है हम जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है मींस रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट with net assets of investee. Means replacement of investment with net assets of investee. There's two company, A Limited and B Limited. A Limited ने इसमें क्या कर रखा है, शेयर होल्ड किया है, तो पता है A Limited को क्या बोलते हैं हम, इन्वेस्टर, और B Limited को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टी। इन्वेस्टर का मतलब होता है जो पैसे लगाता है, इन्वेस्टी का मतलब क्या होता है, जिसमें पैसा लगा हुआ है। ठीक है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, कंसोलिडेशन का मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हटाओ, पोटली को हटाओ, विथ नेट एसेट ऑफ द इन्वेस्टी। अब वहां पे इन्वेस्टी का जहां पैसा लगाए उसका नेट एसेट लेके चले आओ। व्हाट डू यू मीन बाय नेट एसेट? नेट एसेट का मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, ये लेके चले आओ। आ गई बात समझ में? यानी एसेट एंड लायबिलिटीज ये सब कुछ उठा ले आओ। तो यही तो हम लोग कर रहे थे, पोटली उड़ा रहे थे, एसेट एंड लायबिलिटीज घुसा रहे थे, यही होता है कंसोलिडेशन। पता है ये कंसोलिडेशन कौन करता है? क्या सभी कंपनियों को कंसोलिडेशन करना है? नहीं, हमने स्टार्ट किया था तो बोला था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाएगा? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। लिस्टेड कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। क्यों बनाना होता है उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्यों बनाना होता है? क्योंकि कंपनीज एक्ट ने मैंडेटरी किया है, मैंडेटरी बाय कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कहता है बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो कहता है आपको यू नीड टू शो, सच कंपनी नीड टू शो टू इट्स शेयर होल्डर। ऐसी कंपनी को अपने शेयर होल्डर को दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? दो चीजें, एसेट ओन्ड दिखाना पड़ेगा। एसेट ओन्ड पता है किससे दिखता है? स्टैंड अलोन बैलेंस शीट से, ठीक है। और क्या दिखाना पड़ेगा? एसेट्स कंट्रोल्ड भी दिखाना पड़ेगा। और एसेट्स कंट्रोल्ड अगर दिखाना हो तो कैसे दिखा पाएंगे हम? थ्रू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ओन्ड एसेट दिखाने के लिए अपनी सेपरेट बैलेंस शीट बनाते हैं ये लोग। सेपरेट बैलेंस शीट कोई नई चीज नहीं है, ये तो आप लोग शुरू से ही बनाते आए हो, ठीक है। जो नई चीज सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इस सेपरेट बैलेंस शीट को और हम क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन बैलेंस शीट भी। सिर्फ बैलेंस शीट भी बोलेंगे तो पता है इसका मतलब क्या होगा? सेपरेट बैलेंस शीट, ठीक है। आपकी अपनी बैलेंस शीट है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सिर्फ बैलेंस शीट भी। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशन को समझने के लिए। अब हम लोग आते हैं टेक्स्ट पे। सबसे पहला टर्म सीखना है हमें, ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। व्हाट इज ग्रुप ऑफ कंपनीज?
बेसिकली होल्डिंग कंपनी को हम एच लिख दे रहे हैं, सब्सिडरी को लिख दे रहे हैं एस। ठीक है, क्या होता है होल्डिंग सब्सिडरी, अब आपको बता दें। अगर एक कंपनी, देखिए देयर आर टू कंपनीज ए और बी, अगर ए कंपनी बी कंपनी के ग्रेटर 50% शेयर होल्ड करती है तो ए कंपनी कहलाती है होल्डिंग कंपनी और बी कंपनी क्या कहलाती है, सब्सिडरी कंपनी। ए कंपनी कहलाएगी होल्डिंग और बी कहलाएगी सब्सिडरी। ठीक है, इन सब को इकट्ठा मिला के पता है क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज। ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब होता है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी टेकन टुगेदर, सबको मिला के इकट्ठा बोला जाता है ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है, many a times company expands by keeping intact their separate corporate identity in this situation। कह रहा है कई बार कंपनी क्या करती है कि एक्सपैंड करती है, बिजनेस बढ़ाती है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट रख के, मतलब हम बिजनेस तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उस बिजनेस को अपने नाम पे नहीं लाएंगे, वो बिजनेस जिस नाम से है चलता रहे, पैसे लगा देंगे, धंधा बढ़ाएंगे, लेकिन अपना नाम नहीं देंगे उसको। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं लेकिन उस बिजनेस को अपना नाम नहीं देते। ठीक है, कह रहा है यही तो है ग्रुप ऑफ कंपनीज। इन दिस सिचुएशन अ कंपनी होल्डिंग कंपनी गेन्स कंट्रोल ओवर द अदर कंपनी, एक कंपनी का कंट्रोल दूसरी कंपनी पे होता है, यानी होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल होता है सब्सिडरी कंपनी पे। दिस कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय वन कंपनी ओवर द अदर बाय। कह रहा है ये कंट्रोल कैसे आता है, परचेजिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आप स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर खरीद लोगे, कितना खरीदना होगा, ग्रेटर 50%, दैट इज द ओनरशिप थ्रू वोटिंग पावर ऑफ दैट कंपनी। 50% से ज्यादा आप शेयर खरीद लिए किसी भी कंपनी के तो वो कंपनी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम ऐसे बोलेंगे आपसे बात करते समय 51% शेयर होना चाहिए, समझ जाइएगा क्या कहना चाहते हैं, मोर देन 50%। ठीक है, 51 का मतलब 51 नहीं है बेसिकली। ठीक है, 51 बस हम ऐसे ही बोल देंगे कभी कभी। ठीक है, एग्जैक्ट टर्म जो है वो क्या है, मोर देन 50%, 50 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, या फिर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर नहीं रखी है, लेकिन ए लिमिटेड बी लिमिटेड के डायरेक्टर पे पूरा कंट्रोल रखती है, जिसको चाहे जिसको निकाल सकती है। ए लिमिटेड की औकात देखिए क्या है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के किसी भी डायरेक्टर को कंपनी से निकाल सकती है, कहेगी कल से मत आना। अगर ये पोजीशन है तो भी आपका कंट्रोल है। अब बात यह आती है कि सर ऐसी पोजीशन कैसे आ जाती है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के डायरेक्टर्स पे कैसे कंट्रोल कर सकती है, तो ये पावर कहीं से मिल सकता है। जैसे एक छोटी बैंक है, ए बैंक, ठीक है, ठीक से काम ही नहीं कर रही है ये ए बैंक, बड़ा गवर्नमेंट भी परेशान है, गवर्नमेंट की बैंक है ये, ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, ए बैंक है, इसको बड़ी लॉसेस वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, पता है तो आरबीआई ने क्या किया, कहा कि इसकी मैनेजमेंट स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। उसने एक बड़ी बैंक बी बैंक को, ए बैंक मतलब छोटी बैंक, लॉसेस दे रही है, नेशनलाइज्ड बैंक है, आरबीआई ने बी बैंक एक बड़ी बैंक को कहा एक काम करो तुम इसके डायरेक्टर्स को कंट्रोल करोगे। क्यों, क्योंकि हम इनडायरेक्टली मैनेजमेंट तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं, तुम देखो वहां कौन डायरेक्टर रहना चाहिए, किसको हटना चाहिए। तो पता है आरबीआई ने बी को पावर दिया है कि यू कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर डायरेक्टर्स ऑफ ए। तो पता है ए क्या कहलाएगी बी की, अब सब्सिडरी। समझ में आई बात। तो सब्सिडरी कैसे बनते हैं बताइए, या आप होल्डिंग कैसे बनते हैं। आप होल्डिंग कंपनी बनने के दो तरीके, एक तरीका यह है कि 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिया तो वो मेरे कंट्रोल में है। दूसरा, अगर हम उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जब चाहे जब जिसको निकाल सकते हैं। अगर ये ताकत मेरे में है तो भी हम होल्डिंग कंपनी है। और ये ताकत कैसे आ सकती है, अभी एग्जांपल लिया, ठीक है, आरबीआई ने ये पावर दे दी बी बैंक को कि ए बैंक के डायरेक्टर को तुम कंट्रोल करो। ठीक है,
द कंपनीज कनेक्टेड इन दीज वेज आर कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज, और ये सभी कंपनी को मिला के इकट्ठा क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ कंपनीज। आइए डेफिनेशन देखते हैं होल्डिंग कंपनी की। इट मे बी डिफाइंड एज वन which has one or more subsidiary companies and enjoys control over them। कह रहा है ये कैसे डिफाइन होगा? जिसके पास एक या एक से अधिक सब्सिडरी है और वो उन पे कंट्रोल करता है, तो वो होल्डिंग होता है। होल्डिंग कौन होता है? जिसकी एक या एक से अधिक सब्सिडरी होती है और वो उन पे कंट्रोल करता है। लीगली अ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी आर डिस्ट्रिक्ट एंड सेपरेट एंटिटीज। लीगल रूप में देखा जाए तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। However in substance, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। बेसिकली होल्डिंग ने वो धंधा फैलाने के लिए ही तो सब्सिडी में इतना पैसा लगाया है उस कंपनी में। बेसिकली वो धंधा वो बेसिकली खुद करना चाहता है, लेकिन बस उसको नाम नहीं दिया है, ठीक है। देखने में दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, क्या वो दोनों अलग अलग एंटिटी हैं? नहीं, बेसिकली वो मिल के काम करते हैं, ऐसे समझिए। अगर किसी कंपनी में हम 50% शेयर ले लेते हैं, 50% ज्यादा शेयर ले लेते हैं, इसका मतलब है वो धंधा मेरा ही है, हमने बस अपना नाम नहीं दिया है। क्या दोनों कंपनी मिलके साथ में ही काम कर रही है? हाँ भाई, इंटरनली दोनों साथ में ही काम कर रही है, वो तो बाहरी दिखाने के लिए कि हम दोनों अलग अलग, ये दो कंपनियां, ठीक है। तो कह रहा है कि वैसे तो ये सेपरेट एंटिटीज हैं, लेकिन हाउएवर इन सब्सटेंस, इन सब्सटेंस का मतलब होता है एक्चुअल में क्या कहानी है, ठीक है। तो इन सब्सटेंस क्या है? होल्डिंग एंड सब्सिडीज वर्क एज अ ग्रुप, वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है। जिस कंपनी में हम 80% पैसा लगा रखे होंगे, क्या वो मेरे डिसीजन के बिना काम कर रहा है क्या? ठीक है। हर चीज में हम क्या कर रखे होंगे? अपनी उंगली कर रखे होंगे, ठीक है। तब वो कंपनी में हम 80% पैसा लगाए हैं, निश्चित है वो कंपनी एक साथ काम कर रही है दोनों। However, in substance, holding and subsidiary companies work as a group. Accordingly, user of holding company accounts needs financial information of subsidiaries also. तो यूजर ऑफ होल्डिंग कंपनी, यूजर ऑफ होल्डिंग कंपनी का मतलब होल्डिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि तुम होल्डिंग, देखिए हम होल्डिंग कंपनी, ये रहा होल्डिंग कंपनी, ये रहा सब्सिडरी कंपनी। जो लोग होल्डिंग कंपनी में पैसा लगाए हैं, होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर, पता है वो क्या चाहते हैं? कह रहे हैं या होल्डिंग कंपनी, हमने तो तुम में पैसा लगाया है, लेकिन वही पैसा तुम घुमा के कहां लगा दियो? यहां। तो भैया हमको ये कंपनी क्या कर रही है, इसके पास क्या एसेट है, लायबिलिटी, ये भी जानना है। तो एक काम करो होल्डिंग कंपनी, तुम इसके सारे एसेट लायबिलिटी को अपने अंदर लेके आओ और हमको बताओ मिला के क्या पोजीशन है। आइए समझिए क्या मतलब हुआ। आप एक होल्डिंग कंपनी हो, आपने इस सब्सिडरी कंपनी में पैसे लगाए, लेकिन आपकी कंपनी में किसने लगाया है? हमने। तो हमारा इंटरेस्ट सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस से है क्या? नहीं, हम जानना चाहते हैं वो भी क्या कर रहा है, क्योंकि मेरा पैसा आपके पास गया, वो पैसा वहां लगा है, अगर वो पैसा डूबा तो हम भी गए। तो हम जानना चाहते हैं कि आप उस कंपनी में क्या कर रहे हो, वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं? कह रहे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ, उसके एसेट एंड लायबिलिटीज को मर्ज करो, देखिए तुम्हारी औकात क्या है। फिर हम क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं पीएल भी कंसोलिडेट करो, या देखिए मिला के कितना कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा तुम्हारे में लगा है, तुम्हारा पैसा वहां लगा है, तो हमको जानना है कि वहां पे क्या हो रहा है। ठीक है ये बात? Accordingly, user of holding company needs financial information of subsidiaries also. जो होल्डिंग कंपनी के यूजर हैं, यूजर का मतलब यहां पे क्या है? शेयर होल्डर, बैंकर्स, जो भी है, मतलब आपसे अगर हम रिलेटेड है किसी भी तरीके से, तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ आप में नहीं होगा, क्योंकि आपका इतना बड़ा पैसा वहां लगा हुआ है, तो मेरा इंटरेस्ट वहां भी है। ठीक है। नीड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्सिडीज ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ग्रुप। हमें पूरे ग्रुप की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, ठीक है, यानी होल्डिंग एंड सब्सिडीज टेकन टुगेदर। ठीक है। और जो टेकन टुगेदर के लिए आप फिर क्या करते हैं? आप बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, आप बनाते हैं कंसोलिडेटेड पीएल, आप बनाते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप बनाते हैं कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट। ठीक है।
पता है हमारे कोर्स में मेन फोकस किस पे है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। ऑल्दो सभी चीजें हैं, सबको देखना है हमें एक एक करके। मेन फोकस है consolidated balance sheet and secondary focus is on PL, that's all. Main focus balance sheet, secondary focus on PL, and that's all. Subsidiary company. Subsidiary company is a company in which the holding company. Subsidiary company is a subsidiary company, is a company in which holding company controls the composition of BOD. क्या है? सब्सिडी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कोई होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल करती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम जिसको चाहे जिसको रखें, जिसको चाहे जिसको हटाएं, ठीक है। और एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, कह रहा है, या फिर आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल वो होल्ड करता है। तो कह रहा है सब्सिडी कंपनी वो कंपनी है जिसमें कोई दूसरी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है या फिर हमारे 50% से ज्यादा वो शेयर होल्ड करती है। ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी, कह रहा है अकेले वो 50% ज्यादा होल्ड करती है या फिर अपनी एक सब्सिडरी के साथ मिलके मेरे में 50% ज्यादा होल्ड करती है। इसका क्या मतलब हुआ? ए, बी, सी, तीन कंपनी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में पता है कितना शेयर रखती है? 60%। देखिए ध्यान दीजिए इधर, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 60% शेयर रखती है। तो बताइए ए इज होल्डिंग कंपनी ऑफ बी, यस और नो? आंसर कीजिए। ए इज होल्डिंग कंपनी ऑफ बी, यस और नो? यस। बी सब्सिडी कंपनी ऑफ ए, यस। बी सी में पता है कितना होल्ड करती है? 70%। फिर से कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। बी इज होल्डिंग कंपनी ऑफ सी, बी इज होल्डिंग कंपनी ऑफ सी, यस। बी का 70% शेयर सी में है, सी के 70% शेयर लेके बी बैठा है, ठीक है। ए ने बी में कितना लगाया? 60%। बी ने सी में कितना लगा रखा है? 70% लगा रखा है। 70% सी में कौन पैसा लगाया है? बी, ठीक है। तो बी ने सी में 70% लगाया, तो बी क्या है? होल्डिंग किसकी? सी की। बी सब्सिडरी है ए की, लेकिन होल्डिंग भी है वो बी किसकी है? सी की, ठीक है। सी सब्सिडरी है किसका? बी का। अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से बी का, क्योंकि बी के पास क्या है? 70% शेयर सी के। लेकिन क्या वो सब्सिडरी सी ए का भी है? नहीं, ए का थोड़ी ना सब्सिडरी है। लेकिन आइए आगे बात करते हैं। ए सी में भी होल्ड करता है। कितना होल्ड करता है? 60%। बोलो, सी सब्सिडरी है किसका? अब सी किसका सब्सिडरी है? ए का भी और बी का भी। बी का खत्म थोड़ी ना हो गया, बी का भी है, ठीक है। लेकिन क्या इस पोजीशन में भी होगा? एक 30% शेयर रखा है सी का। अच्छा एक सेकेंड, हम गलत लिख ही दिए थे उस समय। ये जो हमने लिखा था ना, दैट वाज रॉन्ग, हमने ध्यान नहीं दिया था। हमने लिख दिया था यहां पे, कितना लिख दिया था अभी? 60% लिख दिया था। पॉसिबल नहीं है। सी के 70% बी के पास है, तो 30% बचा ही है, ठीक है ना। दैट वाज बाय मिस्टेक। सी के 70% शेयर बी के पास है, तो 30% शेयर बचे हैं। अब वो किसके पास है? ए के पास। अब जानना चाहते हैं क्या सी सब्सिडरी है ए का? डायरेक्ट कंट्रोल 30% है, ऐसे तो सब्सिडी नहीं बनेगा। लेकिन सब्सिडी के लिए डेफिनेशन क्या है देखिए, क्या कहता है? कहता है कंपनी इज डीम्ड टू बी सब्सिडी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ देयर इज इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द सब्सिडीज। अगर इनडायरेक्ट कंट्रोल है तो भी सब्सिडी कहलाएगी। यहां पे देखिए डायरेक्ट कंट्रोल पता है कितना है? ए टू सी की बात कर रहे हैं।
डायरेक्ट कंट्रोल कितना है, ए टू सी की चर्चा हो रही है, डायरेक्ट कंट्रोल बोलिए 30% प्लस इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल कितना, देखिए सी का 70% कौन लिया हुआ है, मतलब सी का अगर 100 रुपया की कंपनी है, सी 100 रुपए की कंपनी है, तो 70 रुपया किसका पास है, बी के पास है, ठीक है। और बी का कितने हिस्से का मालिक ए है, 60% का मालिक। ऐसे समझिए, अगर सी 100 रुपए की है तो बी चिल्ला के बोलेगा तुम्हारा 70 रुपया तो किसका है, मेरा। बी चिल्ला रहा है, कह रहा है 70 रुपया तो मेरा है। ए कह रहा है चुप रहो, तुम्हारे 70 रुपया का 60% तो मेरा है। ए कितना होल्ड करता है, 60%। तो 70 रुपया का 60% कितना हुआ, 70 रुपए का 60% 42 रुपया। 42 रुपया किसका है, ए का। यानी इनडायरेक्ट कंट्रोल 42% है ए का। कुल मिला के कितना हो गया, 30 और 42 72%। यानी पता है इसका मतलब क्या हुआ, सी ए की भी सब्सिडी है। समझ में आई बात। तो कंट्रोल कैसे होना चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल भी हो सकता है और इनडायरेक्ट कंट्रोल भी। मतलब हम किसी सब्सिडी में होल्ड करते हैं और वो फर्दर होल्ड करता है, तो मिला के देख लेंगे, मेरा डायरेक्ट कंट्रोल और किसी सब्सिडी के थ्रू कंट्रोल मिला के भी अगर 50% से ऊपर हो गया तो वो मेरी सब्सिडी है। The control over the composition of a subsidiary company's board of directors means exercise of same power to appoint or remove all or a majority of the directors of the subsidiary company. कह रहे कंपोजिशन कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, बीओडी कंपोजिशन होल्ड करना लिखा था ना, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कह रहा है इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा सकते हो या फिर ला सकते हो। चलिए देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना, 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल के आधे से ज्यादा अगर कोई कंपनी होल्ड करती है तो वो होल्डिंग है, ठीक है। तो टोटल शेयर कैपिटल क्या होता है, टोटल शेयर कैपिटल का मतलब होता है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। पेड अप वर्ड ये याद रखिएगा, टोटल ऑथराइज कैपिटल नहीं, इशूड कैपिटल नहीं, पेड अप कैपिटल, ठीक है। टोटल शेयर कैपिटल का मतलब होता है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उसका सिर्फ कन्वर्टेबल पोर्शन। व्हाट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब होता है वो प्रेफरेंस शेयर जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, ठीक है। मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल एक कंपनी की 1 लाख रुपया है, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक कंपनी की 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्टेबल नहीं है, ये हमेशा प्रेफरेंस शेयर ही रहेगा, ये कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर नहीं बनेगा। तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी है इस कंपनी की, 1 लाख। टोटल शेयर कैपिटल 1 लाख है, लेकिन अगर ये प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल है तब कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपया। होल्डिंग कंपनी कोई भी तब चलाएगा जब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। इतनी बात, 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करेगा। और अगर मान लीजिए ये प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल नहीं है तो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, 50,000 रुपए से ज्यादा, ठीक है। मोर देन 50% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, ठीक है। बेसिकली वो 50,000 रुपए नहीं होता, 50% शेयर उसके पास होनी चाहिए, आधा शेयर, ठीक है। अब आधा शेयर ही 90,000 रुपए में आया है तो 90,000 होना जरूरी है, ठीक है। उसके पास तो 10% शेयर 50,000 रुपए में आया है, 10% शेयर 60,000 रुपए का खरीदा है, ठीक है। 10% शेयर ही खरीदा है, बस 60,000 रुपए का है, तो इससे कंट्रोल नहीं आ जाएगा। शेयर तो 10% है ना, 50% या उससे ज्यादा शेयर होना चाहिए। Section 19 of the Companies Act 2013 prohibits a subsidiary company from holding shares in the holding company. ध्यान दीजिएगा, कंपनीज एक्ट में यह बात बिल्कुल भी प्रोहिबिट की गई है, कोई भी सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी में पैसे नहीं लगा सकती। मतलब जैसे होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के शेयर खरीद लिया है तो सब्सिडी अब होल्डिंग के नहीं खरीद सकती।
यानी अगर हम किसी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर खरीद लें तो अब वो कंपनी मेरा शेयर नहीं खरीद सकती। हम एक कंपनी का 10% शेयर खरीदे, वो कंपनी भी मेरा 10% शेयर खरीदी है। पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। हम किसी कंपनी का 60% शेयर खरीदे, वो मेरा 10% शेयर खरीदना चाहती है। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर हम किसी कंपनी के होल्डिंग कंपनी बन गए तो अब वो मेरा शेयर नहीं खरीदेगी। क्यों नहीं खरीदेगी? कंपनीज एक्ट में मना है। ठीक है। However, अब ऐसे समझिए, ध्यान दीजिए, आपने मेरी कंपनी के 10% शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है। अब हमने आपकी 60% शेयर खरीद लिए, तो आप तो क्या बन गए? मेरे सब्सिडरी। लेकिन आपके पास भी मेरे शेयर पड़े हैं जो कि आपको नहीं खरीदने चाहिए। अब क्या होगा? कोई बात नहीं, वो पहले के खरीदे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। जिस समय खरीदे थे क्या उस समय सब्सिडी थे? नहीं। हमने ये बोला आपने क्या किया था, पहले मेरे 10% शेयर खरीदे, फिर बाद में हमने आपके 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए, 60% खरीद लिए। अब आप मेरे शेयर नहीं खरीद सकते। पहले के जो शेयर है वो रख सकते हो? हाँ, वो रख सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है हाउएवर सब्सिडी मे कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी व्हेन। तो कभी कभी आपको दिखने को मिलेगा कि सब्सिडी के पास होल्डिंग के शेयर हैं, तो अब ये मत कहिए ये कैसे हो गए। अरे हो सकते हैं, पहले से ही थे, ठीक है। और भी कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकता है? सब्सिडी कंपनी होल्ड्स अ शेयर एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। क्या मतलब है? ये रही होल्डिंग कंपनी, ये रही सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। होल्डिंग कंपनी में एक शेयर होल्डर है, इसके पास 5% शेयर है होल्डिंग कंपनी के, ठीक है। इसके मर जाने के बाद इसने ऐसा लिख रखा है कि मेरे मर जाने के बाद ये शेयर पता है किसके हो जाएंगे? इस कंपनी के हो जाएंगे। लो, तो अब ये शेयर तो इसके पास आ ही गए, तो क्या अब ये कहा जाएगा तुमने होल्डिंग के शेयर कैसे ले लिए? नहीं, ये तो आ सकते हैं, ठीक है बात। तो कह रहा है सब्सिडी कंपनी होल्ड्स अ शेयर्स एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिजीज मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के किसी मेंबर की, मेंबर मतलब शेयर होल्डर होता है, होल्डिंग कंपनी के किसी मेंबर की डेथ हो गई, ठीक है, और इस वजह से शेयर किसके पास पहुंच गया? सब्सिडी कंपनी के पास, क्योंकि सब्सिडी कंपनी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव था। तो क्या वो होल्ड कर सकता है? हाँ, होल्ड कर सकता है। सब्सिडी कंपनी होल्ड्स एज सच शेयर्स एज अ ट्रस्टी। इसका क्या मतलब है? ये रही होल्डिंग कंपनी, ठीक है। ये रहा मिस्टर एक्स, इसके पास इस कंपनी में 10% शेयर है। इस होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी भी है। आइए देखिए, अब मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसका बच्चा जो है वो है वाई, और ये माइनर है, और पूरे परिवार में कोई और नहीं है। तो पता है कोर्ट ने क्या फैसला दिया? कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये सारे शेयर एस के पास रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक कि वाई मेजर ना हो जाए। जब तक बालिग नहीं हो जाएगा वाई, तब तक सारी प्रॉपर्टी का ख्याल कौन रखेगा? एस। बात समझ में आ रही है? तो सारी लैंड, बिल्डिंग, सब कुछ, ये 10% शेयर भी होल्डिंग वाला किसके पास चला आया? एस के पास। एस इसको यूज नहीं कर सकता है, ये तो बस एज ए ट्रस्टी, ट्रस्टी का मतलब होता है केयर टेकर, बेसिकली एक केयर टेकर की तरह वाई की सारी प्रॉपर्टी का ख्याल रख रहा है, ठीक है। क्यों ख्याल रख रहा है? एक दिन बालिग हो जाएगा तो इसको पकड़ा देगा सब कुछ, कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है। तो कह रहा है कि लो, अब सब्सिडी के पास 10% शेयर आ गए होल्डिंग के, आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं ये वाले। तो कैसे कैसे आ सकते हैं आप बताइए? नंबर 1, हम किसी डिजीज मेंबर के होल्डिंग कंपनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे, मेंबर की डेथ हो गई तो शेयर मेरे पास आ गए, ठीक है। या फिर हम किसी पर्सन के लिए एज अ ट्रस्टी, केयर टेकर, हम किसी का शेयर होल्ड कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तीसरा, हम पहले से ही खरीद के बैठे थे होल्डिंग कंपनी के शेयर जब वो मेरी होल्डिंग थी ही नहीं, ये तीसरा पॉइंट।
द सब्सिडी इज अ शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकेम अ सब्सिडरी। सब्सिडरी बनने के पहले से ही शेयर होल्ड करके बैठी है, ठीक है। द सब्सिडरी कंपनी शैल हैव अ राइट टू वोट एट अ मीटिंग ऑफ द होल्डिंग कंपनी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर हेल्ड बाय इट। क्या उसके पास वोटिंग पावर भी आएगा? अब सब्सिडरी कंपनी के पास शेयर है तो हाँ, कह रहा है वोटिंग पावर भी रहेगा। जितना शेयर है उतनी वोटिंग पावर रहेगी सब्सिडरी कंपनी के पास। होली ओन सब्सिडरी और पार्टली ओन सब्सिडरी। होली ओन सब्सिडरी का मतलब होता है 100% शेयर होना। होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर, ठीक है, तो वो सब्सिडी कहलाती है होली ओन सब्सिडी। अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर है लेकिन 100% नहीं है तो पता है वो क्या कहलाती है? पार्टली ओन सब्सिडी। मतलब ग्रेटर 50% बट लेस देन 100, ये होता है ग्रेटर 50% बट लेस देन 100%, और ये वाला होली ओन होता है इज इक्वल टू 100%, पूरा 100% शेयर। होली ओन सब्सिडरी में देखिए क्या लिखा हुआ है, अ होली ओन सब्सिडरी इज वन इन विच ऑल द शेयर्स आर ओन्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। होली ओन सब्सिडरी वो होती है जिसका सारा शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास होता है। पार्टली ओन सब्सिडरी क्या होती है? इन अ पार्टली ओन सब्सिडरी ऑल द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी आर नॉट एक्वायर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। सभी शेयर होल्डिंग कंपनी के पास नहीं होते हैं। दैट इज ओनली मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स, ज्यादा शेयर लेकिन उसी के पास होते हैं। That is more than 50% are owned by the holding company। वोटिंग राइट कितना होता है? 100% होल्डिंग कंपनी के पास। अगर होल्डी ओन सब्सिडी है तो 100% वोटिंग पावर उसकी किसी एक कंपनी के पास होगी, होल्डिंग कंपनी के पास। और अगर पार्टी ओन सब्सिडी है तो 100% वोटिंग पावर नहीं होगी, 50 से ज्यादा होगी और 100 से कम होगी। होल्डी ओन सब्सिडी के केस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएगा। याद आया एग्जाम्पल? इसीलिए एग्जाम्पल कराए थे बहुत सारे, ठीक है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के 100% शेयर होल्ड कर रही थी, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। लेकिन पार्टी ओन सब्सिडी के केस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का केस आएगा। पढ़ लीजिए इस लाइन को, पॉइंट नंबर 3। पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों बनाते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सब पता है आपको। वो इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने शेयर होल्डर को ये बता सके कि एज अ ग्रुप हम क्यों कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि एज अ ग्रुप मेरे शेयर होल्डर जानना चाहते हैं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्योंकि मेरे शेयर होल्डर जो पैसा मेरी कंपनी में लगा रखे हैं वो पैसा हमने किसी दूसरी कंपनी में लगा रखा है, ठीक है। और तो और वो ये जानना चाहते हैं कि कितनी एसेट पे मेरा कंट्रोल है, राइट। यही पर्पस है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। सेक्शन 129 क्लॉज 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेटेड द कंपनीज हैविंग वन और मोर सब्सिडरीज टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सेक्शन 129 जो है वो क्या करता है? मैंडेटरी कर दिया है। जिनके पास सब्सिडी है उन्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। According to this section, where a company has one or more subsidiary, it shall in addition to separate financial statement। ध्यान दीजिएगा, सेपरेट अपनी बैलेंस शीट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ये नहीं कि बस कंसोलिडेटेड बनाएंगे, अपनी सेपरेट वाली बनाएंगे, साथ में क्या बनाएंगे? कंसोलिडेटेड भी। According to this section, where a company has one or more subsidiaries, it shall in addition to separate financial statement will prepare a consolidated financial statement of the company। In addition to, ठीक है, सेपरेट भी बनेगा, कंसोलिडेटेड भी बनेगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड ऑफ ऑल द सब्सिडीज इन द सेम फॉर्म एंड मैनर एज दैट ऑफ इट्स ओन। बिल्कुल उसी तरीके से बनाएगा सब्सिडी को मिला के भी जैसे उसने अपनी बैलेंस शीट बनाई है, ठीक है। बाकी सब यही सब बातें लिखी हैं यहां पे कि ग्रुप की परफॉर्मेंस लोग जानना चाहते हैं इसलिए कंसोलिडेटेड बनाया जाता है, यही सारी बातें हैं।
पता है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ES 21, इसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पता है इस ES में क्या लिखा हुआ है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ये नहीं लिखा है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, ये कहता है ये कि अगर आपको बनाना है, इधर ध्यान दें, कहता है कि अगर आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जैसा हम कह रहे हैं, ES 21 कहता है जैसे हम कह रहे हैं वैसे बनाएंगे। ES 21 कहता है हम ये नहीं कह रहे हैं कि बनाओ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम ये नहीं कह रहे हैं बनाओ, लेकिन अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? जैसे हम कह रहे हैं। तो ES 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का तरीका बताता है। ठीक है, पता है क्या बताता है? वही जो एग्जांपल कर रहे थे आपके साथ। ठीक है, यही सारी बात करता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, गुडविल, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, वेयर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट द कंपनी शैल मुटेटिस मुटेंडिस फॉलो द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाओगे तो बैलेंस शीट वगैरह कैसे बनेगी? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में ही बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट है। ठीक है, बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट जो कंपनी का होना चाहिए वो कहां है? शेड्यूल 3 में। कह रहे कंसोलिडेटेड में भूल मत जाना, उसमें भी शेड्यूल 3 ही बनाओगे। ठीक है, सीख लिए कि नहीं शेड्यूल 3 का फॉर्मेट? सिखाया। एज एप्लीकेबल टू द कंपनी इन प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ES 21 also lays down the accounting principle and procedure for preparation and presentation of consolidated financial statement। कहता है ES 21 अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, प्रेजेंट करना है। यही बात हम बता रहे थे आपको कि ES 21 में बेसिकली प्रोसीजर लिखा हुआ है, कंसोलिडेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, वो ये नहीं बताता कि कंसोलिडेशन कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये नहीं बात करता। ठीक है, वो ये कहता है कि कंसोलिडेशन करना कैसे है। ठीक है, अगर आपको करना है तो इस तरीके से आप कंसोलिडेट कीजिए। ठीक है, कंसोलिडेशन मैंडेटरी कौन कर देता है? वो कंपनीज एक्ट में लिखा है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 29 ये कहता है कि आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। आपके पास सब्सिडरी है, यू विल हैव टू कंसोलिडेट। ठीक है, ये कंपनीज एक्ट कहता है। ठीक है, अगर कंपनीज एक्ट की बात आप मानेंगे तो आप कंसोलिडेट करेंगे, और कंसोलिडेट करने के लिए तरीका कहां से उठाएंगे? ES 21। इतनी बात क्लियर है? एक्सक्लूजन्स फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं और हम उसे कंसोलिडेट नहीं करेंगे, करने की आवश्यकता नहीं है? ऐसा हो सकता है। आप एक्सक्लूड कर दीजिए, उसको कंसोलिडेट मत कीजिए। अगर आपने जो पैसा लगाया वो टेम्पोररी है, अभी गलती से लग गया, 50% से ज्यादा पैसा लग चुका है, बस अब 4 दिन में बेच भी दोगे शेयर उसके, आपको इतना पैसा उसमें लगाना नहीं है। ठीक है, आपका उसकी कंपनी के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने अभी लगाया है, 4 दिन में निकाल भी लेंगे, तो ऐसे केस में आपको कंसोलिडेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी अगर कभी ये बात आ जाए सामने कि 50% से ज्यादा शेयर अगर होल्ड करते हो तो क्या कंसोलिडेट करना मैंडेटरी होता है? नहीं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट टेम्पोररी नेचर का है, आप पैसे निकाल लेंगे 4 दिन में, तो कंसोलिडेट नहीं किया जाता है। जैसे 28 मार्च को आपने खरीदा था शेयर, ध्यान दीजिए, 28 मार्च को आपने कंपनी में शेयर खरीद लिया 55%। ठीक है, और 4 अप्रैल को, 28 मार्च को खरीदा, बीच में आया 31 मार्च, और 4 अप्रैल को, मतलब 5-6 दिन बाद 4 अप्रैल को आपने क्या किया? उसके 30% शेयर बेच दिए। और जब आपने खरीदा था तो आपका ऑब्जेक्टिव भी नहीं था कि इसको रखना है, आपका बेचना ही ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो क्या 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें कंसोलिडेटेड भी बनेगी? क्योंकि उस दिन तो 55% था। नहीं, क्योंकि आपने जो शेयर एक्वायर किए थे मोर देन 50%, वो टेम्पोररी नेचर के थे। एज पर ES 21 a subsidiary should be excluded from consolidation। सब्सिडी को एक्सक्लूड कर देना है कंसोलिडेशन से। when control is intended to be temporary because the subsidiary is acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal in near future। कह रहा है कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्पोररी, ये कंट्रोल टेम्पोररी है।
and subsidiary is acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal in near future. सब्सिडरी को आपने इसलिए एक्वायर किया है, आपने शेयर इसलिए हेल्ड किए हैं कि आप नियर फ्यूचर में, बहुत नजदीकी समय में आप उसे डिस्पोज कर देंगे, यानी सेल कर देंगे. बी, इट ऑपरेट्स अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन विच सिग्निफिकेंटली इंपेयर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड टू द पेरेंट. क्या कह रहा है? या फिर वो सब्सिडी सीवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन में काम कर रही है. सीवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन क्या है? इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर कोई ना कोई कानून के तहत कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि वो सब्सिडरी कंपनी आपको कुछ दे नहीं सकती होल्डिंग को. जैसे हम होल्डिंग कंपनी है, हमने पैसे लगाए सब्सिडरी में, तो बदले में रिटर्न आएगा ना. ठीक है, अगर हमने 80% शेयर उसमें लगाए तो 80% उसकी कमाई का किसका है? मेरा. लेकिन पता है उस कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है किसी कानून के तहत कि वो अपनी कमाई का हिस्सा हमको दे नहीं सकती है. ठीक है, तो कहता है इफ इट ऑपरेट्स अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन विच सिग्निफिकेंटली इंपेयर का मतलब होता है ब्रेक कर देना, इंपेयर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड्स टू द पेरेंट. कह रहा है कि उसकी एबिलिटी को तोड़ दिया है उसने कि आप फंड अपने पेरेंट कंपनी को यानी होल्डिंग कंपनी को नहीं दे सकते. तो ऐसे में सब्सिडरी को कंसोलिडेट नहीं करना है. चलिए आप बताइए कंसोलिडेट कब नहीं करना है? अगर मेरा होल्डिंग टेम्पोररी नेचर का है या फिर मेरी सब्सिडरी हमें एक लंबे समय तक फंड दे नहीं पाएगी, उसके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन चल रहा है, किसी कानून के तहत उस पर रोक है कि वो तुम पैसे नहीं दोगे. ठीक है, बेसिकली वो सब कब होता है? बेसिकली कोई कंपनी कुछ गड़बड़ कर देती है, कोई घोटाला कर देती है. ठीक है, तो उसके सारी चीजें अकाउंट वगैरह फ्रीज कर दिया है गवर्नमेंट ने. ठीक है, कि तुम्हारी सारी चीजें फ्रीज हैं जब तक ये सारी बातों का खुलासा नहीं होगा, सीबीआई की इंस्पेक्शन नहीं हो जाती, सीआईडी चेक नहीं कर लेती सारी चीजों को, तब तक तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, वो गवर्नमेंट के द्वारा फ्रीज रहेंगे. ठीक है, और किसी को भी एक पैसा दिया नहीं जा सकता है. तो गवर्नमेंट ने पता है उसको क्या बोला है? 6 साल की इंक्वायरी है और 6 साल तक तुमको अपना पैसा यूज नहीं करना है. तो भले वो कुछ कमाए, दे तो नहीं सकती होल्डिंग को. ठीक है, तो ऐसी सब्सिडरी को हम कंसोलिडेट करेंगे जो हमको कुछ देगी ही नहीं. नहीं, उसको कंसोलिडेट नहीं करना है. ठीक है, तो आप ये 2 कंपनियां पढ़ें जिसको कंसोलिडेट नहीं करना है. इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट इन सब सब्सिडरी शुड बी अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विथ AS 13. कह रहा है ऐसी कंपनी का क्या करना है? तब ऐसी कंपनी में जो पैसा लगाए हो, कह रहा है AS 13 के हिसाब से काम करो. AS 13 क्या बोलता है? वही जो अभी तक कर रहे थे. AS 13 क्या बोलता है? कहता है ये इन्वेस्टमेंट लिख के दिखा दो. वो पोटली कहता है बंद रहने दो. व्हाट इज AS 13? पोटली बंद. AS 21 पोटली खोल दो. AS 21 इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कहता है पोटली खोल दो. और AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है, वो कहता है कि पोटली बंद रखो. मतलब बी में अगर तुम्हारे पैसे लगे हुए तो कितना लगा? इन्वेस्टमेंट लिख दो उसको. ठीक है, एसेट मत उठा के लाओ. तो कब नहीं लाना है? अगर मेरा पैसा तो लगा है, 55% लगा है, लेकिन टेम्पोररी है, तो बस क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट. यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 55% शेयर ऑफ बी. खोलेंगे नहीं पोटली को. ठीक है, और कब ऐसे ही लिखेंगे? जब वो हमको पैसा नहीं देगी लंबे समय तक. ठीक है यहां तक. इसके बाद है एक हेडिंग कंपोनेंट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? तो देखिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होती है, कंसोलिडेटेड पीएल भी बनेगा, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी होगा, और नोट्स टू अकाउंट भी कंसोलिडेट कर दिए जाएंगे, इकट्ठा मिला के बना दिए जाएंगे. ठीक है, तो ये चारों को मिला के कहा जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. What we have to see in top priority, what is more important is balance sheet, and secondary important thing that we have to make, जो बना के हमें सीखना है, पता है वो क्या सीखना है? consolidated PL. That's all. हमें जो अपने कोर्स में करना है वो consolidated balance sheet करना है and consolidated PL करना है. ठीक है, इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द कैपिटल रिजर्व. इस कैलकुलेशन का हमने एक नाम भी लिखवाया था, हेडिंग क्या बोलते हैं हम इसको? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. ठीक है, यही लिखा हुआ है यहां पे. कैसे निकलता है पता है कि पढ़ के बताएं? अब पता है, इन्वेस्टमेंट माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल,
लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, जितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट माइनस अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, पॉजिटिव फिगर देन इट इज गुडविल, एंड इफ इट इज नेगेटिव फिगर देन इट इज कैपिटल रिजर्व। यही बात यहां लिखी हुई है, दैट यू वेरी वेल नो विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये हम लोग ने देखा है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, विल स्टॉप हियर।